फरवरी 2016 में प्रदेश के अंदर जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान दंगे हुए थे। हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी का नुकसान हुआ। सैकड़ों लोगों को अपने परिवार के लोग खोने पड़े। बहुत से युवाओं की मौत हुई। उस आंदोलन के दौरान तत्कालीन वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में भी आगजनी और तोड़फोड़ हुई। उस मामले में तकरीबन 10 साल बाद लगातार सीबीआई में केस चला। 57 आरोपियों को दोष मुक्त किया गया। हालांकि 56 थे, एक को पीओ भी डिक्लेयर किया गया। हमारे साथ जितेंद्र सिंह हुड्डा हैं, एडवोकेट, लगातार इस केस की पैरवी कर रहे हैं। हुड्डा साहब, सबसे पहले तो आपको बधाई। 10 साल केस चला, कितने गवाह आए थे? इसमें 127 गवाह एग्जामिन हुए हैं कोर्ट में और 127 गवाहों ने गवाही दी है। टोटल इसमें 150 से ऊपर गवाह थे। 24 गवाह को प्रोसिक्यूशन ने छोड़ दिया था अननेसेसरी होने के कारण। रिमेनिंग सारे एग्जामिन। तो कल 56 को बरी किया गया। कल 56 दोषियों को बरी किया गया। 4 आरोपी जो इससे पहले नाबालिग थे, 1 साल पहले जुवेनाइल कोर्ट रोहतक से बरी हो चुके। अच्छा हुड्डा साहब, इस शुरू से हम जानना चाहेंगे कि ये मामला सीबीआई तक कैसे पहुंचा। 19-20 फरवरी 2016 को कैप्टन अभिमन्यु फॉर्मर वित्त मंत्री की कोठी में आगजनी हुई थी। उस आगजनी के बाद एक एफआईआर दर्ज की ईएसआई सुरेंद्र ने, एफआईआर नंबर 65, जिसमें किसी के नाम और पर्टिकुलर्स नहीं थे। उसके बाद इसी अकरेंस के लिए एक एफआईआर दर्ज हुई 27/2/2016 को। रोहित सिंधु जी इसमें कंप्लेनेंट थे, कैप्टन साहब के परिवार के सदस्य। उस एफआईआर के बाद इसकी इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई। पहले इसमें एसआईटी गठित की गई। जब इसमें एसआईटी गठित की गई तो उसमें 40 आरोपियों को इंटरोगेट किया गया था और उनके खिलाफ चार्जशीट दी गई। वो रोहतक अदालत में दी गई थी। 16/10/2016 को सीबीआई में उस 118 नंबर को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ट्रांसफ़र कर दिया गया था। 16/10/2016 को ट्रांसफ़र के बाद ये पूरी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई ने की। सीबीआई ने इसमें 68 व्यक्तियों के खिलाफ चार्जशीट दी थी, जो 4 चार्जशीट उन्होंने दी थी। एक एसआईटी वाली चार्जशीट, उसकी फर्दर इन्वेस्टिगेशन के बाद 3 चार्जशीट और फाइल की। पहली 2 दोषियों के खिलाफ की, उसके बाद 58 के खिलाफ की। रिमेनिंग तीसरी चार्जशीट 68 आरोपियों के खिलाफ दाखिल की गई थी, जिसमें से कुछ निर्दोष पाए जाने के बाद 64 व्यक्तियों पर मुकदमा चला था। 4 व्यक्ति, जो 4 बच्चे थे, नाबालिग थे, उनका कोर्ट से ट्रांसफ़र कर दिया गया था जुवेनाइल कोर्ट रोहतक में। वो 1 साल पहले बरी हो गए। बाकी के 60 में से 3 ड्यूरिंग ट्रायल एक्सपायर हो गए थे। एक पीओ डिक्लेयर हो गया था और 56 आरोपी कल बाइज्जत बरी कर दिए गए। इसमें एक चीज़ और भी है कि सीबीआई को केस ट्रांसफ़र होने से पहले एसआईटी ने बहुत सारे आरोपियों को पकड़ा भी था और जेल में भी डाला था जी। कितने साल तक की सज़ा हुई मैक्सिमम? 1.5 साल से सज़ा नहीं हुई। 1.5 साल से 3.5 साल तक ड्यूरिंग ट्रायल उन्होंने उनको जेल में रहना पड़ा था। उसके बाद उनकी जमानतें हुई थी। कुछ जमानतें रोहतक कोर्ट से हुई थी, उसके बाद कुछ जमानतें सीबीआई कोर्ट से हुई और रिमेनिंग 11 जो बाद में साइट किए गए, उनकी एंटीसिपेटरी बेल हाई कोर्ट से हुई। अच्छा, काफ़ी हाई प्रोफाइल मामला था ये, और जो आरोपी थे उनको हर तारीख पे पंचकुला जाना पड़ता था जी। कितनी तारीख लगी थी? चार्ज फ्रेम होने के बाद 176 डेट्स लगी और इतनी ही तकरीबन चार्ज फ्रेम होने से पहले लगी है, क्योंकि रिमांड पेपर जब तक रहे हैं तो हर 14 दिन की तारीखें लगती थी। रोहतक कोर्ट में तारीखें लगी, रोहतक के बाद सीबीआई कोर्ट में तारीखें लगी। तकरीबन 250 से 300 तारीखें इन्होंने भुगती। अच्छा, आपका केस कैसे मजबूत बना कि इनको बरी कर दिया गया? जो एसआईटी ने रिकवरी की थी, उस रिकवरी के अकॉर्डिंग ना तो वो दोष सिद्ध हो पाए और उस रिकवरी के बावजूद वो सफिशिएंट नहीं थी। इसके बाद उन्होंने एसआईटी के बाद सीबीआई ने भी, सीडीआर, कैफ
और फोटोग्राफ्स, जो फोटोग्राफ्स फाइल पे लेके आए थे वो फोटोग्राफ्स मुकम्मल नहीं थे, जिसके कारण वो कोर्ट में प्रूव नहीं हो पाए। तो क्या कोई भी एविडेंस नहीं मिला? एविडेंस 100 ऑफिशियल विटनेसेस इसमें एग्जामिन हुए हैं, 27 कैप्टन अभिमन्यु के परिवार के और इंडिपेंडेंट विटनेसेस इसमें एग्जामिन हुए हैं। लेकिन इसमें बड़ी बात जो थी वो ये थी कि सभी ने एक चीज़ को माना है कि मॉब इतनी बड़ी थी। जो पुलिस ऑफिशियल्स हैं उनकी भी यही कहना है, उनका भी, और बाकी के जो हैं उनका भी यही कहना है कि मॉब करीबन 20 से 30 हज़ार थी। अब 20 से 30 हज़ार की मॉब के अंदर आइडेंटिफिकेशन को आप किसी भी हिसाब से प्रूव नहीं कर पाते। और जो इन्वेस्टिगेशन है, लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन भी नहीं, उसमें बहुत सारी ऑडियो क्लिप भी आई थी, कुछ फोटो वीडियोग्राफ्स भी थे, क्या किसी की भी पहचान नहीं हो पाई? पहचान करने के लिए ये टेक्निकल जो प्रूव करना सेपरेट थिंग है, पहचान करना सेपरेट थिंग है। आप फोटोग्राफ्स जो पुलिस ने फाइल के ऊपर रखी हैं, उन फोटोग्राफ्स को इस अक्रेंस से कैसे जोड़ोगे? क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस, कैप्टन साहब की जो कोठी थी उसके सीसीटीवी फुटेज और डीवीआर कुछ भी बरामद नहीं हो पाया था। रिमेनिंग जो फोटोग्राफ्स थे वो कलेक्टेड फोटोग्राफ्स थे, तो कलेक्टेड फोटोग्राफ्स को आप इस अक्रेंस के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते। इस मामले में 2 एफआईआर दर्ज हुई थी जी, और दूसरी का क्या स्टेटस है? 65 नंबर एफआईआर भी कन्वर्ट हो चुकी है, वो भी 16/10/2016 को आरसी नंबर 14 के नाम से एफआईआर दर्ज सीबीआई ने की थी। आरसी नंबर 12, 118 नंबर आरसी नंबर 14 बनी थी और 65 नंबर एफआईआर आरसी नंबर 12 बनी थी। वो ट्रायल अभी पेंडिंग है, वो केस सीबीआई कोर्ट में चल रहा है। तो मतलब राहत पूरी नहीं है अभी? नहीं, अभी पूरी राहत नहीं कह सकते, क्योंकि उसमें करीबन 40 के करीब आरोपियां शामिल तफ्तीश किए गए थे और 40 ही आरोपी अभी तक। क्या इनको जिनको बरी किया है ये सभी हैं उस दूसरी एफआईआर में भी? इनमें से 10 से 12 आरोपी नहीं हैं, रिमेनिंग आरोपी उसमें भी। तो क्या अभी सीबीआई के पास है विकल्प हाई कोर्ट में जाने का, जो कल बरी किया गया? सीबीआई के पास तो हमेशा ही विकल्प है हाई कोर्ट में जाने का। वो अगर अपील फाइल करेंगे तो हम वहाँ भी प्रोटेस्ट करेंगे। तो कल एक बड़ा फैसला आया, जाट आरक्षण आंदोलन के दौरान कैप्टन अभिमन्यु की कोठी में जो आगजनी की घटना हुई थी उसको लेकर 56 आरोपियों को दोष मुक्त कर दिया गया और एक को पीओ डिक्लेयर किया गया है। अभी एक एफआईआर में पेंडिंग है डिसीजन आना, क्योंकि अभी उसमें गवाही हो चुकी है, गवाहियाँ चल रही हैं, अभी कुछ गवाह हुए हैं, लेकिन उसमें भी करीबन 120 से 25 गवाह हैं, जिसमें से 10 या 12 गवाह अभी तक एग्जामिन हुए हैं। वो भी काफ़ी लंबा चलने वाला केस है। तो इस मामले से साबित हो गया कि एसआईटी और सीबीआई सफिशिएंट जो एविडेंस है वो कलेक्ट नहीं कर पाई और ना ही कोर्ट में पेश कर पाई, जिस कारण से इनको राहत मिली है। नमस्कार।